ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 186 परीक्षा की शुरुआत। एक सफेद बादल जो एक छोटी कार के आकार का था, वेल द्वीप की ओर समुद्र के ऊपर से तेजी से गुजर रहा था। ब्लेज बेफिक्र होकर बादल के ऊपर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। सफेद बादल कुछ ऐसा है जिसे उसने अपनी आभा से रूपांतरण और जादू का उपयोग करके बनाया था। बादल को और अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी बनाने के लिए उसने भगवान के खून की 5 बूंदें इसमें मिला दी। परिणाम स्वरूप ये एक संवेदनशील जीवन रूप बन गया। ब्लेज ने इसका नाम छोटा सफेद रखा। ये बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन बुद्धिमान है, सोचने और उसके शब्दों का पालन करने में सक्षम है। ब्लेज कुछ ही घंटों में वेल द्वीप पर पहुंच गया। वो सीधे शहर से थोड़ी दूर जंगल में उतरा, जहां वो पहली बार आया था। जैसे ही वो पहुंचा, दूर से 2 आकृतियां दौड़ती हुई आईं। वे गोन और छोटा लोमड़ी भालू थे। ब्लेज, तुम वापस आ गए। गौन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी याद आई। केवल गो ही नहीं, बल्कि छोटा लोमड़ी भालू भी उसकी गंध को नहीं भूला तथा वो आगे आया और स्नेह दिखाते हुए उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया। ब्लेज मुस्कुराया और गौन के सिर को छुआ। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा। फिर उसने फॉक्सबियर को देखा, जो आकार में बड़ा हो गया था। उसने छोटे लड़के के लिए तैयार किया हुआ खाना निकाला और फेंक दिया। ब्लेज, ये क्या है? मैंने अभी अभी कुछ उड़ता हुआ देखा। क्या तुम इस पर सवार होकर आओ? गौन ने हवा में तैरते सफेद बादल को देखते हुए पूछा। लिटिल व्हाइट, यहां आओ, ब्लेज ने पुकारा। उसने गौन को उठाया और उसे बादल पर रख दिया। उसे अपना कुछ हुनर दिखाओ। जैसे ही उसने आदेश दिया, लिटिल व्हाइट गौन को उठाकर ऊपर उड़ गया, जो अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्ला रहा था। ब्लेज, मेरी मदद करो। ब्लेज ने गौन को अपनी नजरों से ओझल होते देखकर ठहाका लगाया। लिटिल फॉक्सबियर को देखते हुए उसने कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। जब उसने उसकी बातें सुनी तो उसके रोए खड़े हो गए और वो डर कर भाग गया। लिटिल व्हाइट 10 मिनट बाद गौन के साथ वापस आया, जो बादल पर लेटा हुआ था और उसके हाथ सहारे के लिए बादल की सतह को कसकर पकड़े हुए थे। फिर भी उसकी आंखें उत्साह और आनंद से चमक रही थी। क्या तुम्हें यह पसंद आया? ब्लेज ने पूछा। ये अद्भुत है। आप इसके साथ कभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि मैं अगले कुछ महीनों तक यही रहूंगा। वास्तव में? हाँ, ब्लेज ने जवाब दिया और पूछा, गौन, सोरू और कामी पर तुम्हारा प्रशिक्षण कैसा रहा? तुम इसे मुझे क्यों नहीं दिखाते? गौन के साथ कुछ देर खेलने के बाद ब्लेज ने एक छोटा लकड़ी का घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो कुछ समय के लिए यहां रहने वाला था। वो अपना समय ध्यान और प्रशिक्षण में बिताने की योजना बना रहा है। चाहे वो हकी हो या नेन, उसे बहुत कुछ सीखना और समझना है। उसे अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। दिन बीतते गए। ब्लेज ने शांतिपूर्वक प्रशिक्षण लिया, क्योंकि उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था, सिवाय गोन के, जो एक समझदार बच्चा था। वो बिना किसी कारण के उसे परेशान नहीं करेगा और शायद ही कभी उसकी ट्रेनिंग में बाधा डालता है। ज्यादातर समय वो सिर्फ लिटिल व्हाइट और कोन के साथ खेलता रहता है। देखते ही देखते 2.5 साल बीत गए। हालांकि ब्लेज की शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अभी वो 23 साल का है और उसे इस दुनिया में आए 3 साल हो चुके हैं। इन 2.5 सालों में ब्लेज की ताकत में बिना किसी बड़े बदलाव के लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो अभी कितना मजबूत है। बहुत ध्यान, अभ्यास और समझ के बाद उनका नींद चिकना और घना हो गया। उनका आभा मंडल वैसा नहीं है जैसा सालों पहले था। ये बहुत अलग है। भले ही वो राजा के शाही रक्षक दल का सामना करे, लेकिन उसे अकेले नेन की मदद से उन्हें मारने का पूरा भरोसा है। जहां तक राजा की बात है, तो वो खुद उसका सामना करने के बाद ही कुछ बता सकता है। यदि संभव हो तो वो चेयरमैन नेटेरों के साथ लड़ाई करना चाहता है, जिससे उसकी वर्तमान ताकत का पता चल सकता है। अगर हम सिर्फ हकी और संविधान की बात करें, तो वो अपने समय के व्हाइट बर्ड जितना ही शक्तिशाली होना चाहिए। इन 3 सालों में उसकी हकी 71.5 से बढ़कर 75.4 हो गई, जबकि उसका संविधान गुण 71.2 से बढ़कर 74.8 हो गया। इसके अलावा वो अपने भगवान के खून को विकसित करना नहीं भूला। अभी उसके शरीर का 1/3 खून सुनहरा हो चुका है, यानी उसके शरीर में करीब 1000 बूंदे हैं। यदि उन्होंने प्रयोग के लिए कुछ का उपयोग नहीं किया होता तो उनके पास और अधिक होता, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर भी शक्ति की भावना, ये बस अद्भुत है, लेकिन किसी को इसके नशे में नहीं होना चाहिए। ब्लेज इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अति आत्मविश्वास विनाश की ओर ले जाता है। वेल द्वीप छोड़ने का समय आ गया है। सुबह करीब 9 बजे गौन उत्साह में उसके पास पहुंचा। ब्लेज, आंटी मीटो सहमत हो गई है। वो एक शर्त पर हंटर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गई है। ये क्या है? वो चाहती है कि मैं स्वैप के मास्टर को पकड़ लूं। मैं ऐसा करने जा रहा हूं। गौन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये वास्तव में मीटो द्वारा रखी गई एक असंभव शर्त है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गोन हंटर परीक्षा दे
लेकिन ये केवल आम लोगों के लिए है। गॉन के लिए ये कार्य कोई मुश्किल नहीं है। मूल समय रेखा के विपरीत ब्लेज ने गॉन को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। हालांकि उन्होंने उसे नैन नहीं सिखाया, लेकिन उसने उसे बाद के शरीर को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रकार के व्यायाम करवाए। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि आप इसे आसानी से पकड़ लेंगे। हाँ, गॉन फिर मछली पकड़ने चला गया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ यह वास्तव में एक बहुत आसान काम है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि मूल समय रेखा में दिखाया गया था। इस बार उसने इसे बहुत आसानी से पकड़ लिया। हालांकि अनिच्छुक मीटो ने गॉन के हंटर एप्लीकेशन कार्ड पर हस्ताक्षर किए। जहां तक ब्लेज का सवाल है, उसने गॉन से पहले ही हंटर परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था। अगली सुबह मीटो और उसकी दादी उसे विदा करने के लिए बंदरगाह पर आई। ब्लेज भी जहाज पर चढ़ने के लिए बंदरगाह पर आया था, लेकिन मीटो उससे बात करने आई थी। मीटो ने उनकी ओर देखा और बोला, मिस्टर ब्लेज, कृपया गॉन का ध्यान रखें। वो अभी भी युवा और अनुभवहीन है। चिंता मत करो, मेरे रहते उसे कुछ नहीं होगा। ब्लेज ने उसे आश्वस्त किया और गॉन के साथ जहाज पर चढ़ गया। अध्याय 167 परीक्षा स्थल। जहाज पर चढ़ने के बाद गॉन ने वेल द्वीप के निवासियों को अलविदा कहा और चिल्लाया, जब मैं दुनिया का सबसे अच्छा शिकारी बन जाऊंगा तब मैं वापस आऊंगा। उसकी चीख ने जहाज पर सवार अन्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया जो हंटर परीक्षा देने आए थे। दूसरों की खिल्ली उड़ाए बिना गॉन ने जहाज का निरीक्षण किया। ब्लेज के लिए वो चुपचाप घाट पर खड़ा था और समुद्री हवा का आनंद ले रहा था और गॉन की हरकतों को देख रहा था। उसने जहाज के यात्रियों में कुरापिका और लियोरियो को भी देखा। चूंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने बस इस प्रक्रिया का आनंद लिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एनीमे में हुआ था। गॉन ने जहाज के कप्तान को बताया कि तूफान आने वाला है। जैसे ही उसने कहा, तूफान उनके रास्ते में आ गया, जबकि जहाज पर मौजूद लगभग हर परीक्षार्थी समुद्री बीमारी से पीड़ित हो गया, सिवाय गॉन, ब्लेज, कुरापिका और लियोरियो के। कुछ मिनटों के बाद कैप्टन ने उन्हें बुलाया और हंटर परीक्षा देने का कारण पूछा। गॉन ने तुरंत जवाब दिया कि वो जानना चाहता है कि उसके पिता ने हंटर बनना क्यों चुना। गॉन के बाद ब्लेज ने जवाब दिया, बस मजे के लिए, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूं। जहां तक लियोरियो और कुरापिका का सवाल है, तो उन्होंने अपना कारण बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही कैप्टन ने घोषणा की कि यह परीक्षा का हिस्सा है, उन्होंने अपने अपने कारण बता दिए। कुरापिका फैंटम ट्रूप के बारे में बताता है, जिसने उसके कुर्ता कबीले का सफाया कर दिया था, और वो शिकारी परीक्षा दे रहा है क्योंकि इससे उसे बदला लेने में मदद मिलेगी। कुरापिका के बाद लियोरियो ने घोषणा की कि वो पैसे के लिए परीक्षा दे रहा है। कुरापिका और लियोरियो द्वारा की गई टिप्पणियों से दोनों के बीच दुश्मनी भड़क जाती है और वे द्वंद्व युद्ध के लिए डेक पर चले जाते हैं, जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया है। ब्लेज ने सब कुछ दिलचस्पी से देखा, जबकि अगला तूफान उनके रास्ते में आया, जिसे जहाज के कप्तान ने भी गंभीरता से लिया। गॉन ने चालक दल के सदस्य कार्ड्सो के साथ नौकायन में मदद की, जबकि ब्लेज उनके पीछे बाहर चला गया। लियोरियो और कुरापिका तूफान की परवाह किए बिना आमने सामने खड़े थे, लेकिन अचानक केबिन से बाहर आया कार्ड्सो एक लहर के कारण जहां से बाहर फेंक दिया गया। गॉन के बाहर कूदने से पहले लियोरियो और कुरापिका प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। अन्य दो ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए गॉन के पैर पकड़ लिए। इस घटना से लियोरियो और कुरापिका को अपने बीच विवाद सुलझाने में भी मदद मिली। जहां तक कैप्टन का प्रश्न है, वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनसे वादा किया कि वह जहाज को परीक्षा स्थल के निकटतम बंदरगाह तक ले आएगा। ये तो अजीब है, लियोरियो ने बुदबुदाते हुए समझाया। ये देवदार का पेड़ जुबान शहर के विपरीत दिशा में है, जहां इस साल हंटर परीक्षा होने वाली है। गॉन, शायद तुमने गलत सुना, कुरापिका बोली। नहीं, कप्तान ने देवदार के पेड़ के पास जाने को कहा है। गॉन ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने ब्लेज से पूछा, ब्लेज, तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। ठीक है, फिर मैं उस पेड़ की जांच करने जा रहा हूं जिसके बारे में कप्तान ने बात की थी, गॉन ने कहा, जबकि कुरापिका ने भी ऐसा ही किया। लियोरियो ने उन्हें अलविदा कहा और विपरीत दिशा में चला गया, लेकिन वो जल्द ही वापस आ गया क्योंकि उसे पता था कि ये एक जाल था। क्या आप भी वेल द्वीप से हैं? लियोरियो ने ब्लेज से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैं दूर देश से आया हूं, मैं वेल द्वीप में अस्थायी रूप से रहता हूं, ब्लेज ने उत्तर दिया। बातचीत छोटी है क्योंकि कुरापिका और लियोरियो दोनों को लगता है कि ब्लेज उनसे अलग है। अपनी गहरी समझ से वे बता सकते हैं कि वो बहुत मजबूत व्यक्ति है। वे जल्द ही एक छोटे से सुनसान शहर में पहुंच गए। नकाबपोश लोगों का एक समूह दिखाई देता है और एक बूढ़ी औरत उनका रास्ता रोक रही है। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि देवदार के पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें प्रश्नोत्तरी से गुजरना होगा। प्रश्नोत्तरी पास करने के बाद एक सुरंग का दरवाजा खुलता है। उन्हें देवदार के पेड़ के पास एक घर में रहने वाले नाविकों से मिलने का निर्देश दिया जाता है।
देवदार के पेड़ पर पहुंचने पर वे नाविकों को पाते हैं, एक जोड़ा जिस पर एक आकार बदलने वाले प्राणी किरिको द्वारा हमला किया जा रहा है। परीक्षा पास करने के बाद गोन के सौजन्य से वे उन्हें परीक्षा स्थल तक ले जाने के लिए सहमत हो गए। गॉन, ब्लेज, लियोरियो और कुरापिका नेविगेटर के मार्गदर्शन में ज़बान शहर पहुंचते हैं। फिर वो उन्हें एक छोटे से रेस्तरां में ले जाता है और रेस्तरां के मालिक को पासवर्ड बताने के बाद उन्हें पीछे के कमरे में ले जाता है। लिफ्ट से मंजिल नीचे उतरी और उन्हें एक सुरंग में ले गई जहां सभी आवेदक इंतजार कर रहे थे। उनके आगमन ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। यहां का माहौल अजीब है, लियोरियो बोला। वे उन सभी शिकारी आवेदकों से बहुत भिन्न हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। मैंने देखा है, कुरापिका ने टिप्पणी की। नमस्ते, कृपया अपना नंबर ले लो। बीन्स ने आकर उन्हें पहचान संख्याएं दी। ब्लेज ने 406 नंबर लिया, जो आखिरी नंबर था। कुछ ही समय बाद वे टोनपा नामक एक नौसिखिया क्रशर से दोस्ती कर लेते हैं। वो उन्हें अन्य आवेदकों के बारे में बताता है, खास तौर पर हिसोका के बारे में, जिसने पिछले साल की परीक्षा में एक परीक्षक को लगभग मार ही डाला था। फिर ऐसा हुआ जब एक आवेदक ने बिना माफी मांगे हिसोका को टक्कर मार दी। हिसोका ने कुछ ऐसा किया कि आवेदक के हाथ गायब हो गए। ब्लेज उसे देखकर मुस्कुराया। वो बता सकता था कि हिसोका ने इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अपने नैन और चालों का इस्तेमाल किया था। उसकी निगाह को भांपते हुए हिसोका ने अपना सिर घुमाया और ब्लेज को देखा। वो चौंक गया और एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। जब गोन की तिकड़ी टोनपा से बात कर रही थी, ब्लेज हिसोका से मिलने गया। कुछ समय हो गया है, मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब से तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ होगा। उस समय घंटी बजी और पहले चरण के परीक्षक प्रकट हुए। सैटोज ने अपना परिचय दिया और प्रतिभागियों से कहा कि वे पहले चरण की परीक्षा के लिए सुरंग में उनके पीछे चले। हंटर परीक्षा अंततः शुरू हो गई है। अध्याय 168, ठगों का दलदल। अध्याय 168, ठगों का दलदल। मैं प्रतीक्षा के लिए क्षमा चाहता हूं। शिकारी आवेदन के लिए प्रवेश अवधि समाप्त हो गई है, सैटोज ने घोषणा की। शिकारी परीक्षा अब शुरू होगी। इसके बाद उन्होंने सभी को इस प्रक्रिया में जान गंवाने के खतरे के बारे में चेतावनी दी, लेकिन कोई भी आवेदक पीछे नहीं हटा। यह देखकर सैटोज बोला, बहुत बढ़िया, सभी 405 आवेदक पहले चरण में भाग लेंगे। मेरी बात मानिए। यह कहते हुए वो दौड़कर आगे बढ़ा और बताया, मैं सैटोज हूं, पहले चरण का परीक्षक। मैं तुम्हें परीक्षा के दूसरे चरण में ले जाऊंगा। पहले चरण के बारे में क्या? हंजो ने पूछा। यह पहले ही शुरू हो चुका है, सैटोज ने जवाब दिया। यह परीक्षण का हिस्सा है। उनके उत्तर से कुछ शिकारी आवेदक भ्रमित और घबरा गए। आपको मेरे साथ दूसरे चरण तक आना होगा। यह परीक्षा का पहला चरण है, सैटोज ने समझाया। ब्लेज गोन, कुरापिका और लियोरियो के साथ दौड़ते हुए अन्य प्रतिभागियों पर नजर डाल रहा था। उसने विकृत और पिन किए गए लोगों को भी देखा। परीक्षा शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। आवेदक प्रारंभिक बिंदु से 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उन्हें कितनी दूर तक जाना चाहिए। उन्हें नेता की गति से चलने के लिए मजबूर किया जाता है, बिना किसी लक्ष्य के। कोई अंत नजर न आने के कारण कई लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं। मैंने शिकारी परीक्षा को कम करके आका। यहां हर कोई राक्षस है। लियोरियो ने थकावट के लक्षण दिखाए, लेकिन किलुआ को स्केटिंग बोर्ड का उपयोग करते देख वो चिढ़ गया। तुम्हें शिकारी परीक्षा के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। तुम स्केटबोर्ड का उपयोग क्यों कर रहे हो? ये धोखाधड़ी है, वो चिल्लाया। क्यों? किलुआ ने अज्ञानता से पूछा। ये एक सहन शक्ति परीक्षण है, लियोरियो ने उत्तर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, गोन ने अपना विचार व्यक्त किया। गोन, तुम क्या कह रहे हो? लियोरियो ने झुंझलाहट में शिकायत की। परीक्षक ने हमें केवल उसका अनुसरण करने के लिए कहा था, गोन ने तथ्य बताया। अरे, तुम्हारी उम्र कितनी है? किलुआ ने गोन के पास जाकर पूछा। 12 साल का, गोन ने जवाब दिया। किलुआ ने सोचा, हम एक ही उम्र के हैं, लगता है मैं भी दौड़ूंगा। किलुआ ने स्टाइलिश तरीके से स्केटबोर्ड उठाया और गोन के साथ साथ दौड़ने लगा। फिर उसने अपना परिचय किलुआ के रूप में दिया। मैं गोन हूं। गोन ने अपना नाम बताया। उनकी बातचीत देखकर ब्लेज मुस्कुराए। अपने पसंदीदा किरदारों से व्यक्तिगत रूप से मिलना और देखना कि वे कैसे बातचीत करते हैं, ये एक तरह का आनंद है। ब्लेज ने टिप्पणी की, आप दोनों वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल हैं और एक अच्छी टीम बनाते हैं। तुम कौन हो? किलुआ ने पूछा, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सतर्क था। वो अपनी तीक्ष्ण धारणा से ब्लेज से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकता था। ये उसके भाई इल्लुमी से भी अधिक शक्तिशाली थी। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ब्लेज हूं। किलुआ ने नाक भौं सिकोड़ी और उसे अनदेखा कर दिया। ब्लेज को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह किलुआ के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। कुछ किलोमीटर और दौड़ने के बाद कई शिकारी आवेदक बेहोश होने लगे।
उनके समूह में लियोरियो पूरी तरह से थक गया था और पसीने से लथपथ था। वो हार मानने के कगार पर था। गोन की बदौलत उसे प्रेरणा मिली और वो पूरी ताकत से उनसे भी आगे दौड़ने लगा। जब वे एक चौड़ी सीढ़ी के निशान पर पहुंचे तो हंटर परीक्षक सैटोज ने अपनी गति बढ़ानी शुरू कर दी। उसी समय गॉन और किलुआ ने बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाने पर सहमति जताई और जीतने वाले को रात के खाने का भुगतान करना होगा। ब्लेज ने भी अपनी गति बढ़ा दी। जब वो हिसोका के पास से गुजरा जो इल्लुमी के साथ दौड़ रहा था, तो ब्लेज ने आगे बढ़ने से पहले उसे एक नजर देखा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर वो कुरापिका और लियोरियो के साथ जुड़ गया। वो कौन है? इल्लुमी ने पूछा। मैं उनसे 2 साल पहले हेवेंस एरिना में मिला था। हिसोका ने ब्लेज के साथ अपनी लड़ाई का वर्णन किया। तुम हार गए? इल्लुमी ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। मैं उससे फिर से लड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसे हराने का भरोसा नहीं है। हिसोका ने अपने मन की बात कही। अगर हम साथ मिल जाएं तो हमारे पास मौका हो सकता है। आप क्या कहते हैं? इल्लुमी ने जवाब दिया। आप जानते हैं मैं बिना किसी लाभ के काम नहीं करता, लेकिन आपके शब्दों ने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। लाल आंखें, कुरापिका बोली। इसलिए कुर्ता कबीले को निशाना बनाया गया, हमारी अनोखी लाल आंखों के लिए। जब हमारी भावनाएं तीव्र होती हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। लाल रंग की आंखों को दुनिया के साथ सबसे खूबसूरत रंगों में से एक माना जाता है। काले बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि प्रेत टॉक ने आप पर हमला किया? लियोरियो ने पूछा। उन्होंने मेरे कबीले के अवशेषों से हर आंख निकाल ली। मैं अभी भी उनकी अंधेरी आंखों को पीड़ा में चिल्लाते हुए सुन सकता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं प्रेत मंडली को पकड़ लूंगा और अपने कबीले की आंखें वापस पालूंगा। कुरापिका ने अपना सबसे गहरा रहस्य उजागर किया। इसके बाद लियोरियो ने अपनी कहानी सुनाई कि अगर उसके दोस्त के पास पैसा होता तो उसकी मौत नहीं होती। उनकी बातचीत सुनकर ब्लेज सुरंग के अंत में पहुंच गया। गॉन और किलुआ पहले से ही परीक्षक सैटोट्स और कुछ अन्य प्रतिभागियों के साथ वहां इंतजार कर रहे थे। जब अन्य आवेदक वहां पहुंचे तो सैटोट्स ने उन्हें उस स्थान से परिचित कराया जिसका नाम मिल्सी वेटलैंड्स है, जिसे स्विंडलर स्वैम्प के नाम से भी जाना जाता है। हमें हंटर परीक्षा के दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए आर्द्र भूमि को पार करना होगा। यह स्थान असंख्य जानवरों, रहस्यमय प्राणियों और घातक पौधों का घर है जो मनुष्यों को धोखा देते हैं और उनका शिकार करते हैं। सावधान रहो, अगर तुमने उन्हें मूर्ख बनने दिया तो तुम मर जाओगे। मेरे बहुत करीब रहो ताकि तुम धोखा न खा सको। जैसे ही सैटोज ने अपनी बात खत्म की, दूर से एक आवाज आई। उन्हें मूर्ख मत बनने दो। एक आदमी बेहोश बंदर को घसीटता हुआ आया जिसकी शक्ल सतोज जैसी ही थी। वो एक धोखेबाज है, मैं असली परीक्षक हूं। फिर उसने सतोज पर मांग चेहरे वाला बंदर होने का आरोप लगाया। आवेदक भ्रमित हो गए। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि वो जो कह रहा है वो सच है। लेकिन इससे पहले कि आवेदक किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते, हिसोका ने अपने पत्तों से उन दोनों पर हमला कर दिया। बंदर वाला आदमी मारा गया, जबकि सातोज ने आसानी से अपने नंगे हाथों से पत्तों को पकड़ लिया। ये तय हो गया, तुम ही असली हो, हिसोका बोला। बेशक, सातोज ने कहा और हिसोका को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जरूर, हिसोका ने स्वीकार किया। चलो हम अपने रास्ते पर चलते हैं, कृपया मेरे पीछे आओ। फिर सैटोज ने सभी को ठगों की उस जगह पर ले गया जो धुंध से ढकी हुई थी। ब्लेज ने भागते हुए दिलचस्पी से चारों ओर देखा। हालांकि उसने वन पीस दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन HXH दुनिया की अपनी विशिष्टता है। वो इस यात्रा का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ मिनट तक दौड़ने के बाद किलुआ ने अपने पीछे तनावपूर्ण माहौल को महसूस करते हुए कहा, गॉन, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है, गोन ने किलुआ का पीछा करने से पहले लियोरियो और कुरापिका पर चिल्लाया। ब्लेज के लिए वो सभी से आगे था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके डेब्यू से मूल कहानी पर कोई असर न पड़े, क्योंकि वो गोन और हिसोका के बीच लड़ाई का निरीक्षण करना चाहता था। जैसा उसने सोचा था, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि श्रृंखला में दिखाया गया है। लियोरियो और कुरापिका समूह से अलग हो गए। कुछ मिनटों के बाद गोन उन्हें खोजने के लिए चला गया। ब्लेज को पता था कि अब समय आ गया है। उसने गोन को सचेत किए बिना उसका पीछा किया। 1 मिनट तक दौड़ने के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां लियोरियो का सामना हिसोका से हुआ था। लियोरियो को खतरे में देखकर गोन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी से हिसोका पर हमला किया। हिसोका का सामना करते हुए भी उसने कोई घबराहट या डर नहीं दिखाया। मूल श्रृंखला के विपरीत ब्लेज ने गोन को सोरू और कामी सिखाया है और उसे प्रतिदिन मार्गदर्शन देकर उसकी शारीरिक क्षमताओं में सुधार किया है। उन्होंने उसे युद्ध प्रशिक्षण भी दिया। अगर कोई नेम शामिल नहीं है तो गोन आसानी से नहीं हारेगा। चलो देखते हैं गोन की ताकत कहां तक पहुंच गई है। ब्लेज ने दूर से टकराव देखा। अध्याय 169, चेयरमैन नेटेरो। अध्याय 169, चेयरमैन नेटेरो।
क्या ये मछली पकड़ने वाली छड़ी है? कितना आकर्षक हथियार है, मुझे इसे करीब से देखने की अनुमति दे, हिसोका ने गोन की ओर चलते हुए कहा। हिसोका का सामना करते समय गोन ने किसी भी तरह का डर या घबराहट नहीं दिखाई, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, लियोरियो ने पीछे से हिसोका पर हमला कर दिया। नतीजा साफ है, उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा गया और वो बेहोश हो गया। गोन ने मौके का फायदा उठाया और पीछे से हमला किया, जिससे हिसोका आसानी से बच निकला। तुम अपने दोस्त को बचाने आए हो? हिसोका ने गोन के पीछे आकर पूछा, लेकिन हिसोका ने गोन और उसकी प्रतिक्रिया की गति को कम करके आका। गोन ने सोरू का इस्तेमाल किया और मौके से गायब हो गया, यहां तक कि हिसोका भी गति पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। अगले ही पल गोन ने एक बार फिर सोरू का इस्तेमाल किया और समय समय पर अपने फिगर को गायब करते हुए आगे बढ़ा। हालांकि सोरू एक शक्तिशाली मूवमेंट तकनीक है, लेकिन हिसोका भी कमजोर नहीं है। शुरुआती आश्चर्य के बाद वो आसानी से गोन की गति का अनुसरण करने में सक्षम था। दिलचस्प, हिसोका की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने गोन के हमले से बचते हुए पूछा, तुम मेरी सोच से बेहतर हो। क्या ब्लेज ने तुम्हें ये तकनीकें सिखाई थी? गोन के हमले शक्तिशाली और सटीक थे, लेकिन हिसोका गोन से भी तेज था। परिणाम ने ब्लेज को बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि हंटर वर्ल्ड के पात्र भी सामान्य नहीं है। सच तो यह है कि हिसोका गोन की ताकत देखकर हैरान था, लेकिन नतीजा वही रहा। उसने गोन की गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर जकड़ लिया। गोन अपनी कामी तकनीक का उपयोग करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वो शक्तिहीन और कमजोर महसूस कर रहा था। गोन को सांस लेने में संघर्ष करते देख हिसोका ने उसे छोड़ दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं मारूंगा। वो परीक्षा में पास हो गया। तुम भी पास हो गए। बड़े होकर एक अच्छे शिकारी बनो। इल्लुमी से कॉल आने के बाद हिसोका ने लियोरियो को पकड़ लिया और पूछा, तुम अपना रास्ता वापस पा सकते हो, है ना? जैसे ही हिसोका चला गया, कुरापिका आ गई। गॉन, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक देखकर ब्लेज ने चुपचाप विदा ली और दूसरे चरण की परीक्षा स्थल की ओर बढ़ गया। उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि गॉन को उसकी कमजोरी समझनी चाहिए थी और उसे कुछ प्रेरणा की जरूरत थी। आपका स्वागत है, मैं मेंची हूं, दूसरे चरण का परीक्षक। मैं बुहारा हूं, दूसरा परीक्षक। मेंची और बुहारा ने अपना परिचय दिया। मेंची ने बताया कि दूसरे चरण में खाना पकाना शामिल है, जिससे आवेदक हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर बुहारा ने उन्हें सुअर का मांस पकाने का काम सौंपा। संकेत मिलते ही आवेदक जंगल की ओर दौड़ पड़े। गोन, किल्लुआ, ब्लेज, लियोरियो और कुरापिका सुअरों की तलाश में जंगल में चले गए। उन्हें सुअरों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ब्लेज के अलावा किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे मांसाहारी होंगे। सुअरों ने उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया और उनकी ओर झपट पड़े। जब सभी भागने की योजना बना रहे थे, ब्लेज अपनी जगह पर खड़ा था और बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ब्लेज, तुम क्या कर रहे हो? चलो चले, गॉन ने आग्रह किया। लेकिन ब्लेज ने अपनी चाल नहीं बदली। उसने अपने कॉन्करर हाकी का इस्तेमाल करके 5 सुअरों को गिरा दिया और अन्य को डराकर भगा दिया। ओह, ये कैसी चाल है? लियोरियो ने आश्चर्य से कहा, जबकि गोन, किल्लुआ और कुरापिका के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तुम सब लोग हैरान होकर क्यों खड़े हो? सामग्री ले लो, चलो खाना बनाते हैं, ब्लेज ने कहा और एक सुअर को पकड़ लिया, जबकि अन्य ने भी ऐसा ही किया। दूसरे आवेदकों को ग्रेट स्टैम्प सुअरों की कमजोरी ढूंढने और उसे मारने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही हर कोई हाथ में एक सुअर लेकर आ गया। श्रृंखला की तरह अधिकांश ने सबसे भद्दी विधि का उपयोग किया, पूरे सुअर को भूनना। ब्लेज के लिए उसने सुअर को टुकड़ों में काटा और बारबेक्यू करने से पहले उन पर मसाले लगाए। फिर भी वो जानता था कि मेची सबको निराश कर देगा, भले ही पकवान अच्छा हो। इसलिए उन्हें ग्रिल करने के बाद उसने खाया और गोन, किलुआ, लियोरियो और कुरापिका के साथ साझा किया। यह बहुत बढ़िया है, लियोरियो ने टिप्पणी की, जबकि अन्य लोगों ने भी इस व्यंजन का आनंद लिया। ब्लेज ने इसका अधिकांश हिस्सा खा लिया और परीक्षक के लिए केवल 2 टुकड़े छोड़े। सीरीज की तरह मेंची ने अलग अलग कारणों से सभी को निराश किया। ब्लेज के साथ भी यही हुआ। उसने कहा कि खाना स्वादिष्ट नहीं है। क्या तुम भी फेल हो गए? गॉन ने आश्चर्य से कहा। ब्लेज ने बस कंधे उचका दिए। कुछ मिनटों के बाद मेंची ने सबको फेल कर दिया और कहा कि उसका पेट भर गया है। शिकारी आवेदक इस निर्णय से आश्चर्यचकित थे। कोई भी पास नहीं हुआ? क्या आप गंभीर हैं? क्या वो सचमुच ऐसा चाहती है? परीक्षा समाप्त हो गई। बहुत से लोग इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सके। पहलवान टोडो ने गुस्से में रसोई के बर्तनों को तोड़ दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जब आवेदक और मेंची के बीच बहस हो रही थी, तभी परीक्षा स्थल के ऊपर एक हवाई जहाज तैर रहा था। अगले ही पल एक बुजुर्ग व्यक्ति हवाई जहाज से कूदकर जमीन पर आ गिरा, जिससे एक गड्ढा बन गया। चेयरमैन नेटेरो। ब्लेज की लड़ाकू भावना प्रज्वलित हो गई। वो उससे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जो HXH दुनिया के शिखर पर खड़ा है। अपने अवलोकन हकी के साथ वो महसूस कर सकता था कि नेटेरो उसकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। वो बूढ़ा कौन है? वो चेयरमैन नेटेरो है, जो शिकारी परीक्षा के प्रभारी है। मेंची ने आवेदकों को समझाया। नेटेरो ने मेंची से पूछा
कि क्या सचमुच वो उन्हें इसलिए असफल कर रही है क्योंकि वे नई चीजें आजमाने को तैयार नहीं है। मेंची ने माना कि उनके पेशे का अपमान होने और परीक्षा को कठिन बनाने के बाद वो अपना आपा खो बैठेंगे। उन्होंने उन्हें बताया कि वो परीक्षक के पद से इस्तीफा दे देंगी और चेयरमैन से अनुरोध किया कि वे दूसरे चरण की परीक्षा फिर से करवाएं। बहुत अच्छा, ये कैसा रहेगा? नेटेरो बोला, आप परीक्षक के रूप में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन आपको अपने द्वारा प्रस्तावित नए परीक्षण में भी भाग लेना होगा। क्या ये ठीक है? मैं सहमत हूं। फिर नई परीक्षा उबले अंडे की होगी। मेंची ने चेयरमैन से अनुरोध किया कि वो उन सभी को स्प्लिट माउंटेन पर ले आए। हवाई जहाज पर सवार होकर वे उस विभाजित पर्वत पर पहुंचे जहां नई परीक्षा आयोजित होने वाली थी। अब सब लोग नीचे देखो, नई परीक्षा में स्पाइडर ईगल्स के अंडे एकत्रित करने होंगे। वे वहां जाले बनाते हैं, नेटेरो ने बताया। मकड़ी चील अपने अंडों को शिकारियों से बचाने के लिए गहरी खाई में जाल बनाती है। इस कारण दुनिया में मकड़ी चील के अंडों को पाना सबसे मुश्किल है। इसके बाद मेंची ने दिखाया कि खट पर कूदकर अंडे कैसे निकाले जा सकते हैं। कुछ सेकंड तक जाल पर लटकने के बाद वो अंडे ले आई और हवा के तेज झोंके के साथ ऊपर आ गई। इसके बाद मेंची द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ बताने से पहले ही अन्य साहसी आवेदक खड में कूद गए। गोंद की बदौलत उनमें से कुछ को छोड़कर सभी को अंडे मिल गए। सतह पर वापस आकर सभी ने अंडे पकाए और स्वाद का आनंद लिया। ब्लेज को भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। HXH, दुनिया वास्तव में रहस्यों से भरी हुई है। मुझे शेष 43 आवेदकों से अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए। जैसे ही सभी लोग हवाई जहाज पर चढ़े, चेयरमैन नेटेरो ने औपचारिक रूप से अपना और बीन्स का परिचय दिया। बीन्स ने घोषणा की कि एयरशिप अगली सुबह 8 बजे तीसरे चरण की साइट पर पहुंचेगी। इसलिए आवेदक संपर्क किए जाने तक भोजन करने, आराम करने और अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। गोन और किलुआ हवाई जहाज का पता लगाने के लिए भाग गए, जबकि लियोरियो और कुरापिका ने रात के लिए आराम करने का फैसला किया। ब्लेज के लिए वो कुछ खाने के लिए डाइनिंग हॉल में चला गया। कुछ खाना खाने के बाद वो नेटेरो से मिलने जाने की योजना बनाता है। अध्याय 170, ट्रिक टॉवर। अध्याय 170, ट्रिक टॉवर। अपना पेट भरने के बाद ब्लेज डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और जहाज का दौरा किया। उसे वो कमरा ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां गॉन और किलुआ नेटेरो के साथ बॉल गेम खेल रहे थे। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो किलुआ गुस्से से बाहर आया। उसे दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर किलुआ हैरान रह गया। उसके हावभाव देखकर ब्लेज ने ठहाका लगाया। तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बूढ़े आदमी से गेंद छीनने का हुनर नहीं है। मैं अब बुरे हालात में हूं, मेरे रास्ते में मत आओ, किलुआ बोला और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लेज ने उसे रोक दिया। ओह, अगर मैं तुम्हारा रास्ता रोकूं तो तुम क्या करोगे? मुझे मार दोगे? ब्लेज ने चंचल भाव से पूछा। किलुआ ने झपट्टा मारा। उसने हमला करने में एक सेकंड भी नहीं झिझका। उसने सीधे ब्लेज के दिल पर निशाना साधा, जबकि उसके हाथ के नाखून जानवर के पंजे की तरह धारदार हो गए। लेकिन ब्लेज ने बिना किसी प्रयास के किलुआ का हाथ पकड़ लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे दूसरा पक्ष दर्द से कराह उठा। तुम्हें मुझ पर हमला करने से बचना चाहिए। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं गलती से तुम्हें मार सकता हूं। यह कहते हुए ब्लेज ने अपने रेन को निर्दयी हत्या के इरादे से भर दिया। यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन यह किलुआ को बहुत डराने के लिए पर्याप्त था। जबरदस्त बल के साथ किलुआ ने अपने हाथों को मोड़कर उसकी पकड़ से खुद को मुक्त कर लिया और पीछे की ओर छलांग लगाकर उनके बीच कुछ दूरी बना ली। उसके माथे पर पसीना आ गया जब उसने ब्लेज को आतंक और डर से देखा। भागो, तुम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। इल्लुमी के विचार उसके दिमाग में छा गए। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डरो मत, तुम्हें अपनी हत्या की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। अगर गोन को पता चलेगा कि तुम किसी मामूली शिकायत पर हत्या कर देते हो तो वो क्या सोचेगा? ब्लेज ने अपना हाथ फैलाया और बोला। किलुआ को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन ब्लेज के आखिरी वाक्य ने उसे होश में ला दिया। उसने अपना मन शांत कर लिया। जाओ और थोड़ा आराम करो, ब्लेज ने कहा और उस कमरे में प्रवेश किया जहां गोन और नेटेरो खेल रहे थे। कमरे के अंदर गोन नेटेरो से गेंद छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जो सोरू तकनीक सिखाई थी, उससे उसे नेटेरो जैसे किरदार के खिलाफ कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी सोरू तकनीक ने नेटेरो को स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि गोन जैसे बच्चे को ऐसी गहन तकनीक पता होगी। एक नजर में वो बता सकता था कि यह भविष्य में गोन की मदद करेगा। क्लिक, ब्लेज अंदर आया। उसके अचानक आने पर दोनों ने खेल रोक दिया और उसकी ओर देखने लगे। उसे देखकर गोन चिल्लाया, ब्लेज, तुम सही समय पर आए हो। नेटेरो-सान ने कहा था कि अगर हम गेंद ले लेंगे तो वो हमें हंटर लाइसेंस दे देंगे। सचमुच? ये इतना भी मुश्किल नहीं लगता, ब्लेज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मेरा प्रस्ताव केवल 2 बच्चों के लिए है, अन्य के लिए नहीं। नेटेरो ने मना कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि ब्लेज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे आपके प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, बूढ़े आदमी,
मैं आपसे लड़ने आया हूं। मुझे आशा है कि आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना दूसरे कहते हैं। ब्लेज ने अपनी आभा का एक हिस्सा दिखाते हुए नेटेरो को चकित कर दिया। ओह, उसकी आभा को महसूस करते हुए नेटेरो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शायद मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों को गर्म कर सकूं। लेकिन वो कौन है? मैंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? पहले मुझसे गेंद ले लो, फिर हम लड़ाई के बारे में बात करेंगे। तुम क्या कहते हो? नेटेरो ने हंसते हुए कहा। ठीक है। ब्लेज ने सहमति जताई, क्योंकि वो इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसे चिंता थी कि बूढ़ा आदमी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। अपना सफेद लबादा उतारकर वो कमरे के बीचों बीच चला गया और नेटेरो के सामने खड़ा हो गया। अपनी गर्दन हिलाते हुए ब्लेज ने पूछा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? जरूर। नेटेरो और ब्लेज आमने सामने खड़े थे और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। दोनों एक ही समय पर आगे बढ़े। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और उनके बीच बिजली चमकने लगी। ब्लेज ने अपनी चाल चली और बहुत तेज गति से आगे बढ़ गया। तेज। नेटेरो ने अपने पैर पर मुक्का मारा और पीछे हट गया, जबकि ब्लेज उसका पीछा कर रहा था। ब्लेज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित रूप से एयरशिप नष्ट हो जाती। साथ ही वो ये भी बता सकता था कि नेटेरो भी यही कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ गति और रिफ्लेक्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। गो ने एक ओर से आश्चर्यचकित भाव से नाटक को देखा, क्योंकि उसे ब्लेज और नेटेरो दोनों की चलती हुई आकृतियों का अनुसरण करने में कठिनाई हो रही थी। एक मिनट बाद ब्लेज ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। उसे सहमत होना पड़ा। जब बात शुद्ध गति और रिफ्लेक्स की आती है तो नेटेरो उससे बेहतर है। वो वाकई बहुत ताकतवर है, ब्लेज ने सोचा। आखिरकार वो एक इंसान है जिसने अपने शरीर की सीमा को चरम सीमा तक प्रशिक्षण देकर पार कर लिया है। लगता है कि मैं फ्यूचर साइड का इस्तेमाल किए बिना उसे हरा नहीं पाऊंगा। सोचते सोचते उसने अपनी अवलोकन हकी को और नहीं रोका। अगले ही पल मुकाबला बदल गया। ब्लेज के हाथ आसानी से गेंद तक पहुंच गए। हालांकि नेटेरो ने प्रतिक्रिया की और गेंद को उसके हाथ में गिरने से बचा लिया, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। नेटेरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो मेरी हरकतों का इतना सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? क्या उसने नेन का इस्तेमाल किया है जो भविष्य से जुड़ा है? ब्लेज की गति और प्रतिक्रिया उसके जैसी होने लगी थी, इसलिए उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। अगर ये जारी रहा तो मैं हार जाऊंगा। नेटेरो ने अचानक अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा ली और उससे दूर चला गया। ब्लेज ने पीछा करना जारी नहीं रखा। वो अपनी जगह पर रुक गया और नेटेरो की ओर देखा। तुम हार गए। नेटेरो ने उसकी बातों से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वही है जिसने अपना आपा खो दिया है। अगर वे अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखते हैं तो ये हवाई जहाज को नष्ट कर देगा और अनगिनत आवेदकों के जीवन को खतरे में डाल देगा। हम शिकारी परीक्षा समाप्त होने के बाद मिलेंगे, नेटेरो बोला। अच्छा, चलो गोन, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। ब्लेज गोन के साथ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद नेटेरो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और गंभीर विचार में डूब गया। एक मिनट तक सोचने के बाद उसने किसी को फोन किया और उन्हें ब्लेज की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहा। वो दिलचस्प है। अगले दिन हवाई जहाज अगले गंतव्य पर पहुंच गया, जहां शिकारी परीक्षा का तीसरा चरण आयोजित होने वाला था। ट्रिक टॉवर, एक जेल जहां दीर्घकालिक अपराधियों को रखा जाता है। जब सभी लोग उतर गए तो बीन्स ने शिकारी परीक्षा के तीसरे चरण का उद्देश्य बताया, जो कि 72 घंटों के भीतर ट्रिक टॉवर के निचले भाग में सुरक्षित पहुंचना है। तीसरा चरण शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद कुरापिका को एहसास हुआ कि लोगों की संख्या आधी से कम हो गई है। उस समय गोन को गुप्त पत्थर के शीर्षक मिले और उन्हें पलटने का तरीका था। चर्चा के बाद वे सभी एक टाइल उठाकर टॉवर में घुस गए। ब्लेज ने भी वही किया। उसकी उपस्थिति ने टोनपा की जगह ले ली। मूल श्रृंखला की तरह वे सभी एक ही कमरे में पहुंच गए। उन्होंने कमरे में 5 घड़ियां देखी, जिनमें से प्रत्येक पर 2 बटन थे, एक एक्स और एक ओ। घड़ी पहनने के बाद एक दरवाजा खुला। अगले ही पल माइक से तीसरे गति परीक्षक लिप्पो की आवाज आई। उसने उन्हें नियम बताए। उन्हें वोट देना था कि दरवाजा खोलना है या नहीं। सभी ने दरवाजा खोलने के पक्ष में वोट दिया और दरवाजे से होकर दूसरे कमरे में चले गए। एक और पहेली के बाद वे बीच में एक मंच के साथ एक बड़े कमरे में आगे बढ़े। दूसरी तरफ 5 कैदी हैं। टॉवर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें कम से कम 3 को चुनौती में हराना होगा। लिप्पो ने एक बार नियमों के बारे में बताया था। आप उन 5 के खिलाफ लड़ेंगे। मुकाबला आमने सामने होगा और आप सिर्फ एक बार ही लड़ सकते हैं। कोई भी मुकाबला ड्रॉ नहीं हो सकता। आवेदकों को हर घंटे देरी करने पर कैदियों की सजा 1 साल कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, उनका लक्ष्य समय खरीदना है। पहला कैदी बेंडोट है। वो आगे आया और बोला, मैं पहले हूं। अपना लड़ाकू चुनो।